आज का बेटा हमारा नया टॉपिक है कि किसी भी मेटालिक कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो की बेटा जो मैकेनिज्म होती है वो कैसे होती है। तो सीधे सीधे बोले तो कि करंट फ्लो की क्लासिकल थ्योरी क्या है कंडक्टर में। तो वी विल डिस्कस द क्लासिकल थ्योरी ऑफ करंट फ्लो इन अ मेटालिक कंडक्टर। ठीक है, क्लियर है? आज इतना समझेंगे। तो हेडिंग डालेंगे बेटा मैकेनिज्म, हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ current flow, current flow in a conductor, in a conductor। और जब ये थ्योरी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, तो इसमें दो टर्म आएंगे, एक आएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एक आएगा रिलैक्सेशन। तो दोनों के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो उनका भी डेरिवेशन है एक तरीके से। तो डेरिवेशन है किसका? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो लिखेंगे ऐसे लगा के लिखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट velocity and relaxation time। सबको समझ में आएगा आराम से, रिलैक्सेशन। तो ये हेडिंग हो गई आपकी, हेडलाइन आपने डाल दी, ये हेडिंग हो गई। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या पढ़ने जा रहे हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम व्हेन द करंट फ्लोज इन द कंडक्टर। अब क्लासिकल थ्योरी है क्या, ये समझिए। अब लिखना कुछ नहीं है। सपोज दैट बेटा क्या है कि मान लीजिए एक कंडक्टर है, ये आपके पास क्या है? कंडक्टर। ये कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तो हम ऐसे बना दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जब कोई भी फील्ड नहीं लगाया जाता, मतलब कंडक्टर को कोई भी एनर्जी नहीं दी जाती है, कंडक्टर आइसोलेटेड स्टेट में पड़ा है, कंडक्टर को एनर्जी नहीं दी जा रही, कोई भी फील्ड में नहीं रखा जा रहा, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में क्या होते हैं? मूव करते रहते हैं रैंडम वेलोसिटी से डिफरेंट डायरेक्शन में। तो ये ऐसे मूव करते रहते हैं, कहीं इस डायरेक्शन में जाएंगे, कोई इस डायरेक्शन में जाएगा, कोई इस डायरेक्शन में जाएगा, कोई इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये रैंडमली ओरिएंटेड डायरेक्शन में होते हैं। ठीक, अब रैंडमली ओरिएंटेड डायरेक्शन में होते हैं तो क्या करते रहते हैं? आपस में भी कोलिजन करते रहते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन अब भागेंगे अगर कंडक्टर में तो उनके अंदर क्या होंगे? कोलिजन होंगे। तो जब अंदर कोलिजन करते रहते हैं बेटा, देयर इज नो फील्ड। यहाँ क्या है बेटा? ये है जब फील्ड क्या है? जीरो। ये फील्ड जब जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रखा है, तब कंडक्टर की ये सिचुएशन है। तो रैंडमली ओरिएंटेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रीफर्ड अपनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। तो हम कहते हैं कि मान लीजिए इनकी जो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी है, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी का मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन जो अपनी मर्जी से घूम रहा है, अपनी एक इनिशियल वेलोसिटी होगी। ठीक, अब दूसरी जो वेलोसिटी है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की दूसरी वेलोसिटी होगी। तो इन सारे इलेक्ट्रॉन की जो हम वेलोसिटी का एवरेज निकालेंगे उसको हम कहेंगे एवरेज इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, अब तुम्हें पता है कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में है। तो यार अगर हम वेलोसिटी का एवरेज निकालेंगे बेटा इनका, तो कितना आएगा हमारा? हमारा वेलोसिटी का एवरेज आएगा यू बार, यू लिखेंगे तो आएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un अपॉन एन। यही तो आता है हमारा एवरेज की फॉर्मूला। क्या होता है? ये होता है। और ये बेटा आ जाएगा हमारा जीरो। क्यों जीरो? क्यों आएगा जीरो? आने का मतलब है, जैसे मान लीजिए बेटा Q1 जो है इधर डायरेक्शन में है, तो इसके कंपोनेंट को कौन कैंसिल करेगा? इधर जिसकी डायरेक्शन होगी वो कैंसिल करेगा, यानी ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, इसकी वेलोसिटी को। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। और जब भी वेक्टर क्वांटिटी बेटा वेक्टर आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो एक दूसरे क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। ऐसे ये वाला कोई अपवर्ड मोशन करना होगा तो वो अपने वेलोसिटी वेक्टर से कैंसिल हो जाएगा अपोजिट। तो सारे जो वेलोसिटीज हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में होगी एक दूसरे को क्या कर देंगी? कैंसिल कर देंगी इनिशियल फेज में। तो इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज बेटा क्या आ जाएगा कंडक्टर के लिए? जीरो आ जाएगा। अब आपने क्या किया कंडक्टर के लिए? अब आपने क्या किया? इसी कंडक्टर को बेटा आपने फील्ड में रख दिया। फील्ड में रखने का मतलब है बेटा आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको। आपने अब इस कंडक्टर को ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये दे दी आपने बैटरी। अच्छा, बैटरी में भाई क्या है? अपोजिट पोलरिटी है, और अपोजिट पोलरिटी एक प्लस है एक माइनस है, तो करंट क्या आने लगी? हम कहते हैं करंट फ्लो होने लगी। करंट कैसे फ्लो होती है? इलेक्ट्रॉन्स इधर आने लगते हैं, शुरुआत में बताया। ठीक, लेकिन कुल मिला के इस बैटरी ने काम क्या किया? बैटरी ने काम ये किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया चारों तरफ अपने। ठीक,
अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स बेटा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिली, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगा फोर्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मूव किधर होंगे, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन का हमेशा मूवमेंट किधर होता है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे जो रैंडमली ओरिएंटेड थे, अभी तक चारों तरफ अपनी मनमानी से घूम रहे थे, ये सारे एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे और लगातार जब इनको एनर्जी मिलेगी तो बेटा इनके बीच क्या होंगे, कोलिजन्स होंगे। जब एनर्जी इनको मिलेगी तो ये होंगे कोलिजन्स। जब कोलिजन्स होंगे तो ये क्या करेंगे, हर एक कोलिजन के बाद एक नई वेलोसिटी गेन करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर ये दो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराए तो जो भी वेलोसिटी दोनों को मिली, अब की बार जब इनका नेक्स्ट कोलिजन होगा, अब की बार जब इनका किसी और इलेक्ट्रॉन के साथ नेक्स्ट कोलिजन होगा तो ये अपनी पुरानी वेलोसिटी खो देंगे, लॉक कर देंगे और क्या करेंगे, नई वेलोसिटी को गेन कर लेंगे। ठीक है, तो उसकी यही जो थर्मल वेलोसिटी होगी इसी को कहते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई बात समझ में, ये हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब जो बेटा जो कोलिजन्स हो रहे थे, दो सक्सेसिव कोलिजन्स में जितना टाइम लगेगा, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अभी इससे टकराया, ठीक, पहला कोलिजन हो गया। अब बेटा यही इलेक्ट्रॉन जब किसी भी इलेक्ट्रॉन से दोबारा टकराएगा तो पहली टक्कर और दूसरी टक्कर के बीच का जो टाइम है, जो टाइम इंटरवल है, उसी को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। मतलब उतनी देर में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिलैक्स होगा। और हर एक रिलैक्सेशन टाइम के बाद वो अपनी वेलोसिटी को क्या करेगा, नई वेलोसिटी से मिल जाएगी। तो सीधी सी बात दिमाग में रखनी है, जब भी किसी कंडक्टर में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलती है, एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स को अगर एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक डिफरेंट, एक अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बेटा अलाइन हो जाते हैं। और इनकी स्पीड क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इनकी जो वेलोसिटी होती है उसी को कहते हैं VD, डी फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है भाई, कोलिजन्स के बीच, हर कोलिजन के बाद जो नई वेलोसिटी उनको मिलती है वो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, अब बेटा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बताइए, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस का। अब इस पे फोर्स कितना लगेगा, तुम्हें पता है कोई भी चार्ज पार्टिकल है उस पे फोर्स लगता है QE। अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा है, तुमको अच्छे से बताया, तो उस पे फोर्स कितना लगता है, QE। तो बेटा इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू माइनस का E इंटू E। ये तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। बेटा जब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा तो क्या उनमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। एक्सेलरेशन जब प्रोड्यूस होगा तो कितना आएगा बेटा, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू, पहली बात तो ये फोर्स लगेगा माइनस का E इंटू E, ये पहला फोर्स लगेगा, पहली इक्वेशन है। दूसरी है, जब मान लीजिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, m है, इफ m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो F इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ से मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, ऐसे करके डाल लीजिए दो ऑप्शन नंबरिंग में, यहां से दोनों चीजें बेटा इक्वल हो जाएंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ma इक्वल टू माइनस का E और यहां से तुम्हारा एक्सेलरेशन आ गया कितना, माइनस का E बाई m, ये आ गया तुम्हारा एक्सेलरेशन। ठीक, अब आपने कंडक्टर को जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कोलिजन में, फिर से बता रहा हूं इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कोलिजन। तो हर एक रिलैक्सेशन टाइम में, रिलैक्सेशन टाइम जानते हो, द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो यार हर इलेक्ट्रॉन का अपना रिलैक्सेशन टाइम होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या करेंगे, ये हर एक टक्कर के बाद एक नई वेलोसिटी गेन करेंगे, वो उसमें कुछ टाइम लगेगा। तो टाइम कितना लगेगा, मान लो एक पहला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होती है इक्वेशन, द वेलोसिटी गेन्ड बाय एनी पार्टिकल आफ्टर टाइम t if it moves with the speed u1। तो आपने पढ़ा होगा v इक्वल टू u प्लस at, तो यहां से आ जाएगा u1 प्लस a, और t नहीं लिखेंगे हम, रिलैक्सेशन टाइम को टाउ से लिख देंगे, टाउ 1, ऐसे v2 निकालेंगे, v3 निकाल लेंगे। तो ये सारी जो वेलोसिटी का एवरेज निकालेंगे वही होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। आई बात समझ में। तो यार ये तो थी थियरी आपकी कंडक्शन, ये थी थियरी कंडक्शन की, कि ऐसे जो है किसी भी कंडक्टर के अंदर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो ऐसे होता है, ऐसे करंट का फ्लो होता है, ये तरीका होता है, अंदर ये क्रिया चलती रहती, पूरी ये रिएक्शन चलती है। क्या पहले रैंडम वेलोसिटी से घूम रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन हो गए, इन पे लगा फोर्स, फोर्स की वजह से इनमें हुए कोलिजन्स, कोलिजन्स के बाद हर एक कोलिजन के बाद इनको नई वेलोसिटी मिल रही है। और जो दो कोलिजन्स के बीच टाइम लग रहा है, दो कौन से कोलिजन, टू सक्सेसिव कोलिजन, ऐसा नहीं पहला और 10वां कोलिजन, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ,
टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच जो टाइम लग रहा है इलेक्ट्रॉन को, जो टाइम इंटरवल है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो ये सारी थियरी है, ठीक है। अब हम साथ साथ में लिखते जाते हैं बेटा, आप लोग बस छापते जाइए, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया अभिषेक थ्योरी? यस सर। सर ठीक ये है, लिखना है क्या? हाँ। नहीं ये बेटा नहीं, अब मैं लिख रहा हूँ सही से, ये सही से है तो समझा रहे थे तुमको, ठीक है। यस सर। अब लिखना है, साथ साथ लिखते जाना बेटा, समझाने का काम खत्म हो गया, बस छापना, क्योंकि इसमें थोड़ी थियरी है ना बेटा, तो लिखते जाओ फटाफट। यस सर। लिखो लिखो, मेटल्स मेटल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स these electrons moves with velocity 10 to power 5 meter per second, 10 to power 5 meter per second in second, randomly in different directions, different directions. If there is no electric field, लिखिए, if U1, बेटा दिख रहा है साफ साफ लिखा हुआ अभिषेक, छोटा तो नहीं लग रहा बेटा? दिख रहा है सर, दिख रहा है। ठीक है, if U1 U2 U3 डॉट 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 डॉट, मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन्स है तो उनकी n स्पीड होंगी शुरू वाली, ये इनिशियल स्पीड्स है, इनिशियल वेलोसिटी है, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दी गया है। आर दी, अगर फिर भी कोई समझ में नहीं आता तो बता देंगे। आर दी random velocities of electrons, then in absence of electric field, तो कोई फ्लो नहीं होगा, नेट फ्लो नहीं होगा। ओके, तो हेंस U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 UN अपॉन n विल बी 0, इक्वेशन 1। अच्छा, इतना छोटा सा चाहो तुम समझने के लिए इस चीज को बना भी सकते हो। छोटा सा कंडक्टर लेना बेटा, ऐसे इलेक्ट्रॉन लेना, ये इधर दिखा देना, एक इधर दिखा देना, एक इधर दिखा देना, ऐसे दिखा देना, ऐसे दिखा देना, ऐसे, और लिख देना यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है। क्लियर? चाहो तो वो समझने के लिए, एग्जाम में कोई जरूरत नहीं है इस चीज को बनाने की, एग्जाम में सिर्फ इतना काफी है, ठीक है। लिखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ electric field E, an electron experiences, each electron experiences a force माइनस का E in the opposite direction of E, तो लिखेंगे जब फोर्स लगेगा तो लिखेंगे हेंस एक्सेलरेशन A इक्वल टू क्या आएगा भाई? A इक्वल टू आएगा F अपॉन M होता है, F कितना है? माइनस का E है, ये फोर्स है बेटा, ये फोर्स है, माइनस का E बाई M, तो ये हो गया एक्सेलरेशन। इक्वेशन बेटा 2 डाल लेना और लिख लेना सिंस M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ जगह बुक्स में ME भी लिख देते हैं लोग शॉर्टकट, मतलब सिंबल में, तो आप समझो यार कंडक्टर में और किसी का मास होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स का मास होगा, ठीक है। दिमाग नहीं ज्यादा चलाना है इसमें, ठीक है।
चलो लिखेंगे, अब लिखेंगे they frequently collide with the पॉजिटिव मेटल, और मेटल के अंदर पॉजिटिव मेटल आयंस भी होंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी होगी तो उनको पॉजिटिव आयंस बोलेंगे। पॉजिटिव आयंस के साथ भी क्या होंगे, पॉजिटिव आयंस, और अदर इलेक्ट्रॉन, दोनों से टकराएंगे, अदर इलेक्ट्रॉन्स they gain, each electron gain a thermal velocity, each electron gain a velocity after two सक्सेसिव, ज्यादा थ्योरी नहीं है, आप लोग टेंशन मत लो, इतनी थ्योरी नहीं है। आफ्टर टू, ये सब थ्योरी है आप लोग। अच्छा इस चीज को चाहो लिखो ना लिखो, लेकिन लिख दिया तो अच्छा लग रहा है। चाहो तो आप लिख सकते हो एफ इक्वल टू डायरेक्ट माइनस ई इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई, तो और एक लाइन कम हो जाएगी। तो ये आप अपनी मर्जी से थोड़ी बहुत थ्योरी लिख सकते हो। हाँ ये तो आपको लिखनी पड़ेगी। अब कतई अगर थियरी भी डेरिवेशन में नहीं लिख के आओगे तो समझाओगे क्या डेरिवेशन को, भाई कैसे कर दिया डेरिवेशन, आपने डिस्क्राइब तो किया ही नहीं, क्या किया है, तो थोड़ी बहुत थ्योरी तो होती है। आफ्टर टू सक्सेसिव कोलिजन्स, बेटा ऊपर का नोट कर लिया, मैं हटा दूं क्या? यस सर। हाँ हटा दे रहा हूँ बेटा, यहाँ तक हटा दे रहा हूँ इक्वेशन बन तक, ठीक है? यस सर। हाँ ये नोट करते रहो साथ साथ में, अब कुछ है ही नहीं, बाकी तो अब जो समझाना था वो हो गया। अब लिखेंगे if an electron have having initial thermal velocity random। अब बेटा जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो थर्मल वेलोसिटी होती है, इनिशियल आपस में जो भागते रहते हैं बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है, उसे थर्मल वेलोसिटी भी उनकी कहते हैं, रैंडम थर्मल वेलोसिटी। इफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग रैंडम थर्मल velocity u1 then after time t1 ये कितनी वेलोसिटी गेन करेगा, it will gain a velocity, कितनी वेलोसिटी गेन करेगा भाई, v1 इक्वल टू क्या होता है, u1 प्लस a, एक्सेलरेशन सब इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम रहेगा बेटा, a टाउ 1। बेटा थोड़ा रुक जाओ, आप देख लो। सिमिलरली क्या होगा, v2 इक्वल टू u2 प्लस a टाउ 2, v3 कितना हो जाएगा, u3 प्लस a टाउ 3। a के ऊपर लगाना वेक्टर, जो वेक्टर क्वांटिटी है उनके ऊपर वेक्टर जरूर लगाना, डॉट 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 ऐसे लगाएंगे, vn लिख लेंगे, कितना होगा un प्लस a टाउ n, ऐसे लिख लिया। अब हमें निकालना क्या है भाई, अब हमें निकालना है द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी vd, एवरेज वेलोसिटी को ही तो कहते हैं भाई टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच जो इलेक्ट्रॉन्स को वेलोसिटी मिली, उसी वेलोसिटी के एवरेज को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है? तो बड़ा सिंपल सी चीज है, वही बताते हैं। तो लिखेंगे हेंस द एवरेज वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लिखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd कैसे आएगी बेटा, इन सबका एवरेज
V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn अपॉन n, समझते रहिएगा। हेंस Vd इक्वल टू, इनको इनकी वैल्यू रखते जाओ, U1 प्लस A टाउ 1 प्लस U2 प्लस A टाउ 2, अब लास्ट वाले टर्म रखते हैं UN प्लस A टाउ n, ये रखा डिवाइडेड बाय n, नीचे वाला बेटा लिख लिया होगा इतना। यस सर। चलिए देखते रहिए, अभी लिख लेना। तो Vd बेटा क्या हो गई, एक चीज से बेटा अलग अलग कर दीजिए, तो एक को हम लिख सकते हैं U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 UN अपॉन n, इसमें से U1 U2 U3 वाली टर्म निकाल ली बाहर, प्लस A कॉमन आ गया सबके साथ है, तो A तो आ गया कॉमन। अभी आ गया टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट 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 टाउ n अपॉन n। बेटा ये रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज आ गया। रिलैक्सेशन टाइम आपको पता है, देखो दिमाग में बिठा दो ये चीज। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, रिलैक्स होने के लिए जो टाइम मिले, मतलब क्या है, द टाइम इलेप्सेस बिटवीन, या द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक, दिमाग में ऐसे बिठा लो, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। अब एवरेज है तो बस उसी डेफिनेशन के आगे एवरेज लगा दो, द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये चीज भूलना मत दिमाग में, इतना अच्छे से तुमको समझा रहा हूं, तो एकदम क्लियर करते चलो रिलैक्सेशन टाइम क्या है। तो बता बच्चे कहते पता नहीं कौन सा टाइम। रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, या टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक बेटा, ये तो इक्वेशन 1 से देखो ये चीज हो गई जीरो, तो लिखेंगे यूजिंग वन Vd इक्वल टू कितना आ गया, ये तो हो गई जीरो ए। अच्छा इसको हम अब बेटा लिख लेंगे टाउ, तो वेयर लिखेंगे टाउ इज मीन, सॉरी एवरेज लिखते हैं, मीन से अच्छा एवरेज लगता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। तो हेंस लिखेंगे बेटा Vd इक्वल टू माइनस ई टाउ अपॉन एन। आ गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, लिख लेंगे यूजिंग टू। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इतना बेटा, फिर डेफिनेशन लिखवा देना। डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो गया। अभी भी कोई चीज समझ में ना आई हो कहीं पे तो पूछ लीजिएगा, फटाफट नोट कर लो। और इंपॉर्टेंट बेटा बहुत अच्छा है, करना है आपको। चलो इसके बाद नेक्स्ट डेरिवेशन। ये लिख लिया होगा नीचे। समझ में आ गया अभिषेक अच्छे से ये वाला? यस सर। हाँ, ये मैकेनिज्म है करंट फ्लो की कंडक्टर के अंदर, ऐसे होता है। अब हम लोग रिलेशन निकालेंगे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, देखो कैसे निकालते हैं। लिख जाए तो फटाक से बताइएगा। यस सर। लिख गया? नहीं सर, अभी नहीं हुआ। चलो कर लो बेटा, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं।
हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। चलिए अब थोड़ी डेफिनेशन लिख लेते हैं इसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, फिर रिलैक्सेशन टाइम की भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। चलिए तो पहले एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन लिखते हैं। पहले हेडिंग डालते हैं पहले हेडिंग डालते हैं रिलैक्सेशन टाइम। लिखेंगे द एवरेज टाइम that elapse means बचता है, elapses between two successive, आप लोग लिखते जाइए बेटा, आप लिखते जाओ, two successive collisions of an electron is called, बहुत कम होता है ऐसा नहीं, आराम से रेस्ट करना है, बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। फॉर मोस्ट कंडक्टर्स के लिए कितना होता है, 10⁻⁻14 सेकेंड का होता है। सोचो कितना कम होता है, इस ऑर्डर का होता है, लेकिन है तो कम से कम लग तो रहा है। अब लिखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन, पूरा डेरिवेशन कर लिया, वेलोसिटी की डेफिनेशन लिख लेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या कहते हैं, वीटी। पहली बात तो याद रखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हमेशा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ भागते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से भागता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, एक ऐसी वेलोसिटी गेन, द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन एन एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जब किसी कंडक्टर को कहां रखा गया, किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया गया, ठीक। हमने मार्कर रखा, मान लीजिए हमारा एक कंडक्टर था, हमने इस मार्कर को एक बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराया बैटरी से, तो बेटा इसके इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी गेन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, उसी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है बेटा। तो लिखेंगे बेटा फटाफट डेफिनेशन साथ साथ में, द एवरेज वेलोसिटी gained by free electrons of a conductor in the opposite direction of external opposite direction of applied इलेक्ट्रिक फील्ड। बस हो गया भाई, ठीक। अच्छा एक और बात, जो आपने अभी फॉर्मूला लिखा हुआ था वी डी इक्वल टू कितना था, माइनस का ई टाउ अपॉन एम, ये तो आया था वेक्टर फॉर्म में। अगर बेटा हम किसी इसको कहीं न्यूमेरिकल में या डेरिवेशन में जब यूज करेंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू को पुट करना है, तो ये वेक्टर हटा देंगे और माइनस साइन भी हटा देंगे, ठीक है। माइनस साइन इसलिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही है, लेकिन न्यूमेरिकल में हम जब करेंगे तो बेटा ये प्लस में ही लिखेंगे, ओके, इतना याद रखिएगा। चलिए छाप लीजिए, दोनों डेफिनेशन ऊपर वाली लिख ली बेटा। ये सर डेफिनेशन लिख ली, हो गई दोनों। अच्छा ठीक, अच्छा ठीक। अब बेटा हेडिंग डालो फटाफट, अभिषेक, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ का डेरिवेशन भी करेंगे, डेरिवेशन कैसे होता है। अब ओम्स लॉ को इससे हम दिखाएंगे कि कैसे ओम्स लॉ वेरीफाई होता है, ठीक है। तो हेडिंग डालो,
रिलेशन बिटवीन क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, चलिए बेटा देखिए, सपोज लिखते जाइए थ्योरी। सपोज अ कंडक्टर of length L and area of cross section A has n electrons per unit volume। ठीक है, when the electric field is applied, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ड्रिफ्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन वन डायरेक्शन में अपोजिट टू द फील्ड। when the electric field is applied, the electrons gain the electrons begin to drift means align हो जाना, drift in opposite to the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से लिखेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बस अब इतना थ्योरी लिखो, फिर समझाते हैं थ्योरी में क्या है। बहुत बढ़िया, लिखो बेटा। हो गया सर, हो गया, वेरी गुड। अब देखिए, अब हम लोग डायग्राम बनाते हैं। पेन कॉपी थोड़ी देर बंद कर दीजिए, अब सीखते हैं। हमने ले लिया एक कंडक्टर जिसकी लेंथ कितनी है, एल लेंथ। ये डायग्राम बनाना है आपको बाद में। जिसकी लेंथ एल है बेटा, ये एल लेंथ का कंडक्टर ले लिया। इसका बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए है। इसको क्या कर दिया हमने, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी हो गई प्लस माइनस, इसके दोनों एंड को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से क्यों कनेक्ट किया, एनर्जी देने के लिए। एनर्जी क्या करेगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराएगी। बैटरी क्या प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारा। ठीक, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ लोग इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे भी बनाते हैं, माइनस चार्ज होता तो ऐसे बना देते, तो ऐसे बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे बना लो। आप जानते हो ना ये इलेक्ट्रॉन्स ही है, तो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो गए इस डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन्स सारे ड्रिफ्ट हो गए इस डायरेक्शन। किस वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ऐसा निकल के आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये निकल के ऐसे आ रहे हैं। ये क्या हो गए, हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए। करंट का फ्लो बेटा क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये करंट हो गई हमारी, ये इधर से आ रही पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रही है, ये करंट हमारी। तो देखा जाए तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ये होगी, जो हम जिसे इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट। और ये इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम पूरी जा रही है, स्ट्रीम का अगर धार जा रही है तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, उसकी डायरेक्शन ये होती है, तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। अच्छा बेटा, अगर कोई कंडक्टर है जिसका एरिया ए है, लेंथ एल है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ। ठीक, किसी भी चीज का एरिया दे रखा हो, एक लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। ठीक है, चलिए इतना बना लिया। अब देखिए समझिए बात को, लिखेंगे सिंस n is the number of electrons per unit volume। ये भी नहीं लिखेंगे, पहले लिख चुके हैं। अच्छा बेटा, उन्होंने कहा यूनिट वॉल्यूम में, उन्होंने कहा, हमने तुमसे कहा कि यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स है, तो b वॉल्यूम में कितने होंगे, यूनिट वॉल्यूम में
हमने कहा यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर के अंदर, तो बेटा अगर उसका वॉल्यूम yes, v है तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे nv, भाई मल्टीप्लाई कर NV, दो वॉल्यूम से। हाँ तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा n इंटू वॉल्यूम, बेटा कितना हमने अभी बताया, एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ से। length, लिखेंगे सिंस v इक्वल टू एल इक्वल टू क्या होता है बेटा, ये वॉल्यूम। ठीक है बेटा, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए आपके पास बेटा। ठीक, अच्छा तो टोटल चार्ज निकाल सकते हो, आपने पहला ही कभी 10th क्लास में भी शायद तो पढ़ा है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, टोटल चार्ज अगर इज देयर इज एन इलेक्ट्रॉन Q इक्वल टू एन, खूब पढ़ा होगा अच्छे से, Q इक्वल टू एन, yes, sir. इफ n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एंड टोटल चार्ज कितना होता है यानी। अब हमारे पास बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, E से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिखेंगे हेंस टोटल चार्ज Q इक्वल टू कितना हो जाएगा n इंटू एल इंटू ई, हमारा इतना हो जाएगा n इंटू एल इंटू ई, इतना हमारा हो गया बेटा चार्ज। तो सीधे सीधे इसको लिख लेंगे एन एल इंटू ई, बहुत सही। अब इलेक्ट्रॉन मान लो इस एंड पे है, मान लो इस एंड के इलेक्ट्रॉन इस एंड पे पहुंचेंगे तो बेटा कितना टाइम लगाएंगे, आप समझो, इनको वेलोसिटी मिली है कौन सी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। भाई साहब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला और यहाँ तक चला, उसने कितना टाइम लिया, t टाइम लिया, यानी डिस्टेंस कितनी कवर की बेटा, जितनी लेंथ है कंडक्टर की। अरे एक कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कंडक्टर की लेंथ के बराबर डिस्टेंस चलेगा, और उसमें स्पीड कितनी है इलेक्ट्रॉन की, v। तो यहाँ से तुम टाइम निकाल सकते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले से, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से तुम वो yes, निकाल sir. सकते हो क्या, टाइम। तो लिखेंगे बेटा फटाफट, लिखेंगे the time the time the time taken the time taken by LR, the electron the time taken by the electron to pass through the conductor from one end to other end कितना आ जाएगा बेटा, t इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, l अपॉन वी डी, वेलोसिटी तो VD, इतनी है, बहुत सही। ठीक, तो हमारे पास देखो भाई अभी से कितना आ गया, चार्ज आ गया हमारे पास, टाइम आ गया, अब करंट निकालना बहुत आसान, I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। तो यहां से हमारे पास आ जाएगी हेंस इलेक्ट्रिक I इक्वल टू क्या होता है बेटा, Q अपॉन T। Q कितना हो गया, हमारे सामने लिखा है एन ए एल इंटू ई, टी कितना है, एल अपॉन वी डी, तो एल से एल कैंसिल, L से L कर तो दिया, हेंस आई इक्वल टू हो गया एन ई ए NA, वी डी। VD, आ गया समझ में। यहां से बेटा तुम yes, लोग sir. करंट डेंसिटी भी निकाल सकते हो, तो लिखेंगे हेंस करंट डेंसिटी कितनी होती है, J इक्वल टू होती है, तुमने पढ़ा है I अपॉन ए होती है, तो यहां से क्या हो जाएगी, J ए से डिवाइड कर दो सीधे सीधे, तो ए कट जाएगा बेटा, एन ई ए वी VD, डी अपॉन ए, तो ये कट गया, तो केवल ये ये रह गया कटेगा, एन ई बाकी सब वी हो डी। जाएगा, जे इक्वल टू क्या होगा, एन ई वी डी। अब वेक्टर फॉर्म लिखिए, तो जे के वेक्टर क्वांटिटी की करंट डेंसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ऐसे करके लिखिए। ठीक, ये हो yes, गया, sir. समझ में आ गया बेटा, छाप लो। तो ये रिलेशन हो गया बेटा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपके सामने। अब हम ओम्स लॉ का डेरिवेशन करेंगे कि कैसे डेरिवेशन ओम्स लॉ वेरीफाई होता है, जल्दी इसको नोट करो फिर वो भी करवा दें।
अब कल संडे है, कल संडे को कर लेना अच्छे से रिवीजन, इतना कराया है इसमें, तो चीजें Yes, sir. दिमाग में बैठी रहेंगी आपके। हाँ नोट कर लो बेटा, एक डेरिवेशन और कराते छोटा सा, कि ओम्स लॉ देखो वेरीफाई करके दिखाएंगे। बेटा नोट कर लिया अभिषेक? बस 1 मिनट सर. हो गया सर. ओके, अब यहीं पे हेडिंग डालेंगे डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। डिडक्शन, अब देखिए यहीं से ओम्स लॉ कैसे वेरीफाई होता है। डिडक्शन ऑफ ओम, डिडक्शन कह सकते हैं, डेरिवेशन भी कह सकते हैं, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। अच्छा कभी क्वेश्चन आए तो कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आता पहले कि derive the relation for the electric current and drift velocity and hence deduce the Ohm's law and hence deduct the Ohm's law या hence derive the Ohm's law। तो पूरा क्वेश्चन जब आए तो ऐसे करना, वो भी करना ये भी करना, ठीक है? तो Yes, आपको sir. क्या पता है, सिंस I इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक, ये पता है तुमको खूब अच्छे से। Yes, sir. सिंस एंड बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अब देखो हम स्केलर क्वांटिटी में लिखेंगे तो साइन नहीं लगाएंगे, तो लिखेंगे ई ई टाउ अपॉन एम। तो लिखेंगे हेंस आई कितनी हो जाएगी बेटा, एन ई ए, वी डी की जगह ई ई टाउ अपॉन एम। लिखेंगे इफ वी इज पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया,
पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू दी कंडक्टर। कंडक्टर, तो बेटा कंडक्टर कितनी लेंथ का था? ये कंडक्टर के दो पॉइंट्स थे, आपने यहाँ दिया था पोटेंशियल डिफरेंस, उसको ए थी उसके बीच की, एंड के बीच की डिस्टेंस, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E इक्वल टू बी अपॉन एल होगा। अच्छे से पढ़ा Yes, है sir. तुमको? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अगर दो प्लेट है, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, नेगेटिव चार्ज प्लेट है, उनके बीच डी डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा? V अपॉन डी। ऐसे बेटा ये पॉजिटिव एंड होगा, एक नेगेटिव एंड होगा कंडक्टर का जो कनेक्ट होगा, तो उसके बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है, उनके बीच की लेंथ L है, तो कितना हो जाएगा? E इक्वल टू V बाई L। तो लिखेंगे L. हैंस, तो E इक्वल टू क्या होगा? V बाई L। तो यहाँ से V रख देंगे, V की वैल्यू, तो लिखेंगे हैंस hence I इक्वल टू एन ई स्क्वायर, ए ई की जगह लिखेंगे V बाई L इंटू टाउ अपॉन M। ये चीज हमने लिख दी, ये चीज तो हमने लिख दी भाई। अभी ओम्स लॉ ला रहे हैं आप लोग फटाफट। अब देखिए हैंस I इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम एल इंटू V लिख सकते हैं। बेटा ओम्स लॉ में हमें V अपॉन आई का रेशियो क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। देखो यहाँ भी V अपॉन आई का रेशियो निकालेंगे, तो लिखेंगे हैंस V अपॉन आई कितना आ जाएगा? V अपॉन आई आएगा ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। ठीक, लिखेंगे इफ टेम्परेचर 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 रिमेन्स कांस्टेंट, देन बेटा जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो एरिया, लेंथ, मास, एन ई सब कुछ फिक्स रहेगा। ये सब कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट आ जाएगा। देन एम एल ए एंड ए रिमेन्स ए टाउ भी लिख दें, टाउ ए रिमेन्स फिक्स्ड, एन तो चेंज ही नहीं होते, रिमेन्स फिक्स्ड। तो हेंस V अपॉन आई क्या हो जाएगा बेटा? एक कांस्टेंट आ जाएगा। इस कांस्टेंट को तो हम रेजिस्टेंस कहते हैं। बेटा ये पूरी क्वांटिटी क्या आ गई? कांस्टेंट एट रूम टेम्परेचर, या कहेंगे एट जब टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये सारी क्वांटिटी कांस्टेंट। और जब सारी क्वांटिटी कांस्टेंट, तो ये भी एक बड़ा सा कांस्टेंट बन जाएगा, जो V अपॉन आई का रेशियो क्या आता है? कांस्टेंट। तो लिखेंगे दिस प्रूव्स, यही तो होता है ओम्स लॉ, दिस Yes, प्रूव्स sir. ओम्स लॉ, यही होता है ओम्स लॉ। V अपॉन आई का रेशियो क्या आता है? कांस्टेंट आता है। तो कांस्टेंट किसके बराबर होता है? रेजिस्टेंस के। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इसका कंपेयर कर देंगे, तो लिखेंगे हैंस R इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। ये तो आ गया रेजिस्टेंस की वैल्यू। अगर बेटा रेजिस्टिविटी निकालें तो कितनी होगी? तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला तुमने पढ़ा था रेजिस्टेंस के टर्म में, रो इक्वल टू होता है आर ए अपॉन एल, को अच्छे से पढ़ा होगा। आर की वैल्यू Yes, क्या sir. है? एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। ये हो गया बेटा ए बाई एल, एल से एल कैंसिल, ए से कैंसिल, तो रो आ गया बेटा एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। दिस इज द रेजिस्टिविटी। अब मैं यहीं पे लिखे दे रहा हूं, कंडक्टिविटी अगर निकालेंगे तो कितनी होगी? जस्ट रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल टू क्या होती है? 1 अपॉन रो कंडक्टिविटी। तो सिग्मा कितनी हो जाएगी? जस्ट अपोजिट कर दो, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। बेटा ये सी नहीं है, टाउ है, टाउ। टाउ को ऐसे बनाना। Yes, sir. Power. चलिए इतना नोट कर लीजिए अभिषेक, आज के लिए इतना रखते हैं, इतना रिवाइज करिए, बाकी मंडे को क्लास लेते हैं जो भी होती है, ठीक है? नेक्स्ट Yes, टॉपिक sir. पढ़ाएंगे, आज के लिए इतना रखिए, नोट कर लीजिए जल्दी। Sir.